वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। आई एम डॉक्टर याशना सैमुअल मार्क्स और आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक चैप्टर सीखेंगे जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको शॉर्ट में हम BRS भी रेफ़र करेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। सो व्हाट इज़, जितना लंबा ये नाम है उतना ही आसान स्टूडेंट्स ये चैप्टर है, प्रोवाइडेड आपको इसके पीछे के लॉजिक समझ में आए, रीज़न समझ में आए। ठीक है, आपको ये पता चल जाए कि हमें कौन से ट्रांजैक्शन को प्लस करना है, कौन से को माइनस करना है। सो अगर ये चीज़ क्लियर है तो आई एम श्योर ये आपके जो क्वेश्चंस हैं BRS के कभी रॉन्ग नहीं होंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले थोड़े से बेसिक समझ लें हम कि BRS होता क्या है, कैसे बनता है, कौन बनाता है, क्यों बनाता है। ठीक है, सो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये रिकन्सिलिएशन शब्द का क्या मतलब है? सो रिकन्सिलिएशन इन अकाउंटिंग मीन्स कि हम टू सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को इस तरीके से देखते हैं या इस तरीके से कंपेयर करते हैं कि जो उनमें फिगर्स मेंशन हो या जो अमाउंट्स मेंशन हो वो एक जैसे हों, इक्वल हो। मीन्स सेट 1 एंड सेट 2। ठीक है, तो अगर सेट 1 का टोटल अमाउंट 10,000 है तो सेट 2 का भी 10,000 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक सेट इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज़ होना चाहिए पैरेलल में। ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंक्रीज़ हो रहा है एक डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, सो रिकन्सिलिएशन मीन्स बेसिकली मीन्स इक्वल होना चाहिए, इन अग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट में अगर हम इसको बताएं तो इन अग्रीमेंट कि दो सेट्स कुछ ऐसे पैरेलल या इक्वल होना चाहिए कि अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज़ हो, एक डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज़ हो। मीन्स बोथ शुड इंक्रीज़ साइमल्टेनियसली एंड डिक्रीज़ साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये होता है रिकन्सिलिएशन का मतलब। अब चैप्टर का नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो ऐसा लगता होगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये बैंक बना रहा है। ठीक है, बिजनेसमैन के लिए या ओनर के लिए या खुद बैंक के लिए, तो ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। अगर हम जब भी हम BRS की बात करेंगे, इट मीन्स कि BRS इज़ अ स्टेटमेंट, इज़ अ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जिसको कि बिजनेसमैन या बिजनेस का ओनर प्रिपेयर करता है। क्यों प्रिपेयर करता है अब वो समझते हैं। आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम फॉर यू। अब BRS को हमने समझ लिया कि टू सेट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं एंड इट शुड बी इन अग्रीमेंट और दे शुड बी इक्वल। अब ये टू सेट ऑफ रिकॉर्ड्स क्या हैं? BRS के टर्म्स में बात करें तो टू सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, एक रिकॉर्ड हो गया कैश बुक और एक रिकॉर्ड हो गया पासबुक। अब सबको पता है बाय नाउ कि पासबुक वो स्टेटमेंट होता है या वो बुक होती है जो कि बैंक प्रिपेयर करता है। ठीक है, मेरे जितने ट्रांजैक्शंस किसी बैंक के साथ होंगे वो सारे रिकॉर्ड बैंक करेगा पासबुक में और मैं अपने एंड से वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करूँगी कैश बुक में। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा, यू मस्ट हैव स्टडीड कैश बुक इन डिटेल। तो कैश बुक में बेसिकली दो कॉलम्स होते हैं, एक होता है कैश कॉलम, एक होता है बैंक कॉलम। तो जब भी हम BRS में कैश बुक की बात कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम बैंक कॉलम को रेफ़र कर रहे हैं या बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में हर बार आपको ये नहीं मेंशन होगा कि कैश बुक का बैंक कॉलम का अमाउंट इतना है। ठीक है, या बैंक कॉलम कैश बुक में इतना दिया गया है विद दिस अमाउंट, ऐसा नहीं मेंशन होगा। सीधे सीधे दे विल मेंशन कि कैश बुक का बैलेंस इतना है। दैट मीन्स वो बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अब बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमारा जो दूसरा सेट ऑफ रिकॉर्ड है वो है बैंक पासबुक। तो इतना क्लियर हो गया। ठीक है, एक रिकॉर्ड हो गया कैश बुक, एक रिकॉर्ड हो गया पासबुक। कैश बुक की जब भी बात करते हैं तो हम बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, या तो वो डेबिट है या क्रेडिट है, जो भी है इट इज़ बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब कैश बुक को प्रिपेयर करता है ओनर ऑफ द बिजनेस या बिजनेसमैन, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। और बैंक की जो पासबुक है वो बैंक या बैंकर इस चीज़ को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली BRS एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे कि ओनर प्रिपेयर करता है। अब क्यों प्रिपेयर करता है, तो ऑब्वियसली इसके पीछे का रीज़न आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि अगर एक को बिजनेसमैन प्रिपेयर कर रहा है और एक को बैंक प्रिपेयर कर रहा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस ओमिट कर देता होगा बैंक या कभी कभी बिजनेसमैन, या तो ट्रांजैक्शन को ओमिट कर दिया या गलती से कोई गलत अमाउंट लिख दिया। ठीक है, या वो ट्रांजैक्शन
एक में कर दी, दूसरे में नहीं करी। सपोज़ बैंक के पास कोई ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन आई, वो बैंक ने डायरेक्टली पासबुक में चढ़ा दिया, लेकिन बिजनेसमैन के पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन टाइमली नहीं आ पाई, तो उस टाइम को या उस डेट को, उस अकाउंटिंग ईयर को जो भी है मेंशन क्वेश्चन में, वो तो कैश बुक में नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे पासबुक इंक्रीज़ हो गई, कैश बुक वहीं की वहीं रह गई। या ऐसे भी कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि ट्रेडर को पता होते हैं, बिजनेसमैन को पता होते हैं, वो अपनी कैश बुक में एंट्री कर लेता है, लेकिन वो बैंक को नहीं जाते टाइमली, या बैंक को लेट पता चलता है उन ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, तो इस केस में कैश बुक इंक्रीज़ हो जाती है, पासबुक वहीं की वहीं रहती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो आपकी बुक में थ्योरेटिकल पार्ट में दी गए हैं कि कौन कौन से ऐसे डिफरेंसेस, कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं विच कैन कॉज डिफरेंस इन दी बैलेंस ऑफ पासबुक एंड इन दी बैलेंस ऑफ कैश बुक। सो इन डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करना, इन डिफरेंसेस का पता करना और फिर उसको करेक्ट करना या रिकंसाइल करना। ठीक है, और उस केस में फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, ताकि एंड में जो भी अमाउंट आए उस अमाउंट से हम कैश बुक और बैंक पासबुक को इक्वल कर सकें। ठीक है, अल्टीमेट गोल और एम बिजनेसमैन का यही होता है कि जो भी डिफरेंसेस हो रहे हैं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो उन डिफरेंसेस को रिकंसाइल करना, उन डिफरेंसेस को इक्वल करना। ठीक है, इसलिए ये BRS स्टेटमेंट बैंक ना प्रिपेयर करके ओनर प्रिपेयर करता है। तो एक रीज़न तो मैंने आपको बता दिया कि BRS क्यों प्रिपेयर होता है, कि कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस का अगर हमें टाइमली पता चल जाता है तो बिजनेसमैन क्या करता है, एक स्टेटमेंट बनाता है, BRS को प्रिपेयर करता है, जिससे कि जो भी डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस का हम पता कर सकें और उसको टाइमली करेक्ट कर सकें या रिकंसाइल कर सकें, जो भी कैश बुक और पासबुक में जो भी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, सेकंड क्या होता है, सेकंड ये होता है कि एक करेक्टनेस की श्योरिटी हो जाती है बिजनेसमैन को। ठीक है, अगर वो BRS प्रिपेयर कर रहा है एट द एंड ऑफ द टाइम, तो उसको ये पता चल जाता है कि मैं भी सही तरीके से ट्रांजैक्शंस की एंट्री कर रहा हूँ डेट टू डेट, डेट वाइज, और बैंक भी कर रहा है। ठीक है, तो जब बैंक की पासबुक फाइनली, जब बैंक पूरी प्रिपेयर करके कंप्लीट करके बैंक अपनी पासबुक बिजनेसमैन को देता है, उसके बाद क्या करता है बिजनेसमैन का काम अब यहाँ शुरू होता है, ओनर का। वो अपनी बैंक पासबुक को कैश बुक के बैंक कॉलम से टैली करेगा, और जब टैली करेगा, जब देखेगा, तो या तो सारी एंट्री सही हो सकती हैं, तो इस केस में BRS प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जनरली हम यहाँ पे बहुत बड़े कॉरपोरेशंस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत बड़े कॉरपोरेशंस और कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है, कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि या तो बैंक अपनी तरफ से गलती कर दे या बिज़नेस अपनी तरफ से गलती कर दे। तो जब ये टैली करने बैठते हैं बैंक पासबुक को और कैश बुक को, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं छोटे मोटे या कुछ बड़े डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब कंपनी को पता चलता है कि यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, तो क्या होता है, उसके बाद ही फिर जो ओनर होता है या जो बिज़नेस होता है वो BRS को प्रिपेयर करता है। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये थोड़ा बहुत BRS का कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत सिंपल टर्म्स में समझा दिया, और बेसिकली आपकी बुक्स में ये भी मेंशन है कि क्या क्या ऐसे डिफरेंसेस हैं, क्या क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से पासबुक में या कैश बुक में डिफरेंसेस आ सकते हैं। वो हम यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तब हम एक एक एंट्री को समझ के कि वो प्लस हो रही है तो क्यों हो रही है, माइनस हो रही है तो क्यों हो रही है। सो हर एक ट्रांजैक्शन को हम समझ के और फिर उसको प्लस या माइनस वाले कॉलम में डालें, क्योंकि अगर हमने इसको ऐसे याद कर लिया तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज होगे ही होगे। आप एंड तक इन ट्रांजैक्शंस को याद करते रह जाओगे कि प्लस में कौन से आने हैं, माइनस में कौन से आने हैं। ठीक है, तो अगर तो वैसे आप याद कर सकते हैं, अगर आपकी मेमोरी बहुत शार्प है तो आप वैसे भी याद कर लीजिए। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जब हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर कर रहे हैं, तो उसके पीछे का अगर हमें रीज़न या लॉजिक समझ में आ जाता है तो हमारे लिए वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। क्लियर? तो जब हम
क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक एंट्री को समझेंगे कि ये प्लस हो रही है क्यों हो रही है, माइनस हो रही है क्यों हो रही है। तो बाय द टाइम अगर आप BRS के 10 to 12 क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर चुके हैं, एवरीडे आप प्रैक्टिस भी करेंगे, तो बाय द टाइम BRS ख़त्म होते होते आई एम वेरी श्योर कि आपको ये एंट्रीज़ खुद ब खुद याद हो जाएंगी कि कौन सा ट्रांजैक्शन ऐड होना है, कौन सा माइनस होना है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब जल्दी से समझ लेते हैं कि फॉर द थ्योरी पार्ट इतना ही आपकी बुक्स में दिया गया है। तो अगर ये थ्योरी वाला BRS का अगर कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच मार्क्स इट इज़ कैरिंग, आप अकॉर्डिंगली अपना थ्योरी को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर थ्योरी में BRS में इतना नहीं पूछते, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि BRS को प्रिपेयर कैसे करते हैं। ओके, सो BRS का क्वेश्चन जब आता है तो क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो या तो कैश बुक दिया होगा बैलेंस या पासबुक बैलेंस दिया होगा। कैश बुक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, पासबुक का डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो बेसिकली ये है क्या, अगर हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि अगर जैसे सिंपल ये मेंशन है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और अमाउंट दिया गया 10,000, दैट मीन्स इन सिंपल टर्म्स में अगर हम BRS पे अभी ना जाएं तो सिंपल ये स्टेटमेंट का मतलब होता है कि इतना अमाउंट बिजनेसमैन के बैंक अकाउंट में जमा है। ठीक है, अगर कैश बुक डेबिट बैलेंस दिखा रही है दैट मीन्स इतना अमाउंट बिजनेसमैन का बैंक अकाउंट में जमा है। ठीक है, और अगर क्रेडिट बैलेंस दिखा रही है क्वेश्चन, अगर क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है एज पर कैश बुक, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इतना अमाउंट उसने एक्सेस में अपने बैंक से विड्रॉ कर लिया। उसके अकाउंट में इतना अमाउंट नहीं था, इतना अमाउंट उसने एक्सेस में विड्रॉ कर लिया। सपोज़ उसके अकाउंट में 90,000 रुपीज़ हैं और 90,000 के बियॉन्ड उसने 1,000 और बैंक में से निकाल लिया। 90,000 तो निकाले 90,000 के एक्सेस में, 90,000 के बियॉन्ड में एडिशनल अमाउंट में उसने 10,000 और विड्रॉ कर लिए। तो ये 10,000 का जो अमाउंट है मींस कि उसने जितना उसके अकाउंट में नहीं था पैसा उतना उसने एक्स्ट्रा बैंक से निकाल लिया। तो बैंक ने इसे ये 10,000 दिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब बैंक ने 10,000 दिए हैं तो बिजनेसमैन के लिए तो ये एक्सपेंस हो गया, कॉस्ट हो गया, इस पर उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं सिंपल टर्म्स में कि जब वो अपने अकाउंट में जो भी अमाउंट होता है उससे एक्सेस अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और उसे हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोल सकते हैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो अगर क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक का क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है दैट मीन्स वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो ओवरड्राफ्ट कभी क्वेश्चन में मेंशन भी होता है, नहीं भी होता है। अगर नहीं होता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर सिर्फ ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है तो दैट इज़ अंडरस्टूड कि क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो हमेशा जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो अगर क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है और अगर उसका डेबिट बैलेंस दिया हो तो ये हमेशा प्लस कॉलम में आता है। इस चीज़ को याद कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ ये पहला स्टेप है BRS प्रिपेयर करने का, हम BRS का क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करते हैं। अगर यही आपने प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया तो क्वेश्चन यही गलत हो गया। ठीक है, तो अगर डेबिट बैलेंस है कैश बुक का क्वेश्चन में दिया है तो वो हमेशा प्लस के कॉलम में आएगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस है जो कि मैंने बताया ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी होता है जब वो एक्सेस में विड्रॉ कर लेता है, जितना पैसा उसके अकाउंट में नहीं होता तो वो बैंक से एक्सेस में विड्रॉ करता है। तो ऑब्वियसली अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा। अंडरस्टूड? आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ओवरड्राफ्ट है तो माइनस और क्रेडिट है तो माइनस, डेबिट है तो प्लस। इतना समझ में आ गया। अब इसको क्वेश्चन में दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं।
और हम इसको रेफ़र भी कर सकते हैं इन अनदर टर्म, दैट इज़ अगर डेबिट बैलेंस दिया है तो उसे हम फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। और अगर क्रेडिट बैलेंस है जो कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है तो उसे हम अनफेवरेबल बोलेंगे, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। अब समझ में आया? फेवरेबल है तो डेबिट बैलेंस है, अनफेवरेबल है तो क्रेडिट बैलेंस है। अब समझ में आया? अगर डेबिट बैलेंस है तो वो फेवरेबल बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस है तो वो अनफेवरेबल बैलेंस है। तो क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकते हैं कि फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक इज़ इतना, दिस मच, ओके, दैट मीन्स वो डेबिट बैलेंस है और वो हमेशा प्लस में आएगा। तो फेवरेबल बैलेंस हमेशा प्लस होता है और अनफेवरेबल बैलेंस हमेशा माइनस होता है, अगर हम कैश बुक की बात करें तो। इतना समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ जाते हैं, अगर कैश बुक का डेबिट क्रेडिट है तो पासबुक का भी डेबिट क्रेडिट है, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसका डेबिट क्रेडिट जस्ट ऑपोजिट होता है, इसके डेबिट क्रेडिट के फंडास जस्ट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स जस्ट ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्लस में आएगा तो यहाँ पे पासबुक का डेबिट बैलेंस माइनस में आएगा, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस अगर कैश बुक का माइनस में आएगा तो यहाँ क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक प्लस में आएगा, क्योंकि पासबुक के अकॉर्डिंग अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब कि उतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है, आपके बैंक के खाते में उतना अमाउंट डिपॉजिट है, ठीक है। तो अगर यहाँ 10,000 हमने ये लिखा था, यहाँ पे 10,000 था डेबिट, तो यहाँ पे वो 10,000 यहाँ दिखाएंगे। हमने कैश बुक प्रिपेयर करी तो हमने जो अमाउंट हमारे पास बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुआ वो हमने डेबिट साइड दिखा दी, वो फेवरेबल बैलेंस है हमारा, ठीक है। मतलब कि जितना पैसा हमने डिपॉजिट की, जितना अकाउंट है उसके बियॉन्ड हमारे पास और भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और तो ये 10,000 अगर हमने यहाँ डिपॉजिट करे हैं तो वो बैंकर या जो बैंक है वो उसको क्रेडिट बैलेंस में चढ़ा देगा। तो पासबुक के जब हम पासबुक के रेफरेंस में बात करते हैं तो यहाँ पे जो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है वो यहाँ क्रेडिट बैलेंस होगा पासबुक का, ऐसे समझ लो, ठीक है। यहाँ पे हमने डेबिट बैलेंस पे 10,000 शो करें, यहाँ पे प्लस आया तो वो क्रेडिट बैलेंस हो गया पासबुक का, जो कि प्लस के अमाउंट में 10,000 चला गया, ठीक है। और डेबिट बैलेंस क्या हो गया? इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया, ठीक है। डेबिट बैलेंस मीन्स कि जितना आपके अकाउंट में नहीं था पैसा उससे ज़्यादा आपने विड्रॉ कर लिया, तो इस चीज़ को भी हम ओवरड्राफ्ट बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ठीक है। तभी ये माइनस होता है, ओके। इसको हम बोलेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ठीक। अब इसको हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोल रहे हैं तो इसको हम अनफेवरेबल बैलेंस भी बोल सकते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस, और इसको हम फेवरेबल बोल सकते हैं, फेवरेबल बैलेंस। क्लियर? तो अगर आपको कैश बुक के डेबिट क्रेडिट बैलेंस का कंसेप्ट क्लियर है तो उसका जस्ट ऑपोजिट पासबुक में होगा, ठीक है। अगर डेबिट बैलेंस कैश बुक का फेवरेबल है तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक अनफेवरेबल होगा, अनफेवरेबल होगा, ठीक है, ये लिखा है। और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल होगा, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट हम कैश बुक में दिखाते हैं क्रेडिट साइड, ओके, और पासबुक में हम दिखाते हैं डेबिट साइड, यानी जितना अमाउंट उसके पास नहीं था उससे ज़्यादा उसने एक्सेस में विड्रॉ कर लिया, तो ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो गया। पासबुक के अकॉर्डिंग ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है डेबिट बैलेंस एज पर
पासबुक, इसका मतलब वो अनफेवरेबल बैलेंस है, वो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है। अगर शुरू होता है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि वो फेवरेबल है, तो इसे आप प्लस में लिखेंगे क्रेडिट वाले को, और डेबिट वाले को आप माइनस में लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। मैंने आपको इसलिए कैश बुक से पहले समझाना शुरू किया क्योंकि कैश बुक जनरली आप लोग कर चुके हैं, होपफुली अभी तक आपका ये चैप्टर स्कूल्स में या आपके कॉलेजेस में कंप्लीट हो चुका होगा। ओके, एंड मोर और लेस कैश बुक ईजी चैप्टर था, तो इतना तो आपको पता होगा कि डेबिट बैलेंस उसका फेवरेबल होता है तो प्लस में जाएगा, और क्रेडिट अनफेवरेबल होता है माइनस में जाएगा, उसको हम ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। तो जो भी कैश बुक का डेबिट या क्रेडिट होगा उसका जस्ट ऑपोजिट डेबिट और क्रेडिट पासबुक में होगा। क्लियर, इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़ जो नोट करने की वो ये है कि क्वेश्चन अगर एक बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है, सपोज़ अगर कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है, तो एंड में जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा, दैट विल बी योर आंसर। प्लस कॉलम दिया होगा, माइनस कॉलम दिया होगा। ठीक है, जैसे लेजर अकाउंट में हम करते हैं, ओके, या जो भी हम अकाउंट खोलते हैं, अगर उसमें कोई डिफरेंस आई, क्योंकि जर्नल में डेबिट क्रेडिट इक्वल होता है, तो लेजर अकाउंट जब हम बनाते हैं तो डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं होते, तो हम बैलेंस कहीं ना कहीं दिखाते हैं, टू बैलेंस कैरेट डाउन या बाय बैलेंस कैरेट डाउन, वटेवर। तो हम ऐसे बैलेंस करते हैं अकाउंट को। तो ऐसे ही यहाँ पे प्लस कॉलम और माइनस कॉलम के बीच में कोई डिफरेंस दिखाएगा, तो दैट डिफरेंस विल बी योर आंसर। तो क्वेश्चन अगर कैश बुक के किसी बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है, तो जो डिफरेंस जो आपका आंसर आएगा, तो क्वेश्चन एंड उस डिफरेंस से होगा, और वो डिफरेंस हमेशा पासबुक का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक हमने स्टार्ट कर दिया और एंड किया बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर। अब नोट करने वाली बात यह है कि अगर डेबिट बैलेंस से स्टार्ट हुआ, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो एंड होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। इसको ऐसे समझ लेते हैं, सपोज ये BRS हो गया, एज ऑन 31 मार्च 2019 को हमने प्रिपेयर करा। ठीक है, इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे आपके आ गए पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे आ गया प्लस अमाउंट, और यहाँ पे आ गया आपका यहाँ आ गया रुपीस, और यहाँ पे आ गया माइनस। ठीक है, अब जो मैं डिस्कस कर रही थी वो ये बात था कि क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा डेबिट या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से, और एंड होगा डेबिट या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से। तो पहला तो वर्ड आपको जो नोट करना है वो है कैश बुक। अगर कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है तो एंड पासबुक से होगा। उसके बाद आपको देखना है कि कौन से साइड से हो रहा है, डेबिट साइड से हो रहा है या क्रेडिट साइड से हो रहा है। ठीक है, तो सपोज अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, तो हमें पता है ये फेवरेबल बैलेंस होता है, और फेवरेबल बैलेंस है तो ये अमाउंट यहाँ आएगी। सपोज 10,000 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने वो प्लस में लिख दी। ठीक है, उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शंस दिए गए होंगे क्वेश्चन में, वो ट्रांजैक्शंस यहाँ 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 आ जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग जो प्लस होना होगा माइनस होगा, प्लस माइनस, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब आखिरी में हमारे पास सपोज बैलेंस आया निकल के, ठीक है, तो हमारा वो आंसर होगा। तो अगर यहाँ पे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्ट हुआ है, तो क्वेश्चन हमेशा एंड होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और वो डिफरेंस आएगा यहाँ पे। सपोज आ गया 8,300। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। दिस विल बी योर आंसर। यहाँ पे आप प्लस और माइनस के दोनों अकाउंट को, दोनों कॉलम को करेंगे कैलकुलेट, इसका अमाउंट और इसका अमाउंट, और डिफरेंस हम डालेंगे। प्लस में क्यों डालेंगे? क्योंकि जब क्वेश्चन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट एंड हो रहा है, तो क्रेडिट बैलेंस हमेशा, हमने पहले डिस्कस किया, पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस ही फेवरेबल बैलेंस होता है। तो फेवरेबल बैलेंस है तो प्लस में आएगा।
लेकिन फ़िलहाल के लिए जो बेसिक कंसेप्ट BRS है का है, जिस पे BRS काम करता है, वो यही होता है कि यहाँ आपको ध्यान देना होता है कि अगर डेबिट, पहले तो आप ये देखो कि कैश बुक है तो हमने यहाँ पासबुक करा, और दूसरी बात होती है ये है डेबिट बैलेंस। अगर ये डेबिट बैलेंस से स्टार्ट होगा तो ये हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस पे ख़त्म होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिया है, क्रेडिट बैलेंस एज़ पर कैश बुक, तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट बैलेंस एज़ पर पासबुक, ठीक है। यहाँ पे आपके एंट्रीज आ जाएंगे, प्लस माइनस का जो भी टोटल होगा, क्लियर। और जो डिफरेंस होगा वो हम अकॉर्डिंगली बैलेंस करने के लिए प्लस में या माइनस में दिखा देंगे। अगर डेबिट बैलेंस एज़ पर पासबुक हो रहा होगा तो ये 8300 यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डेबिट पासबुक का डेबिट बैलेंस हमेशा ही ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है या अनफेवरेबल बैलेंस होता है, क्लियर। और कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमेशा फेवरेबल होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स BRS के ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, और इसी तरीके से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं। इसके BRS के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, ठीक है। आपको ये स्टार्टिंग का और एंड का ये चीज़ ध्यान रखनी है, और बीच के कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे विच विल कंपाइल योर प्रॉब्लम, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हमें वो ट्रांजैक्शंस को प्लस करना है, माइनस करना है, और एंड में वो डिफरेंस आपका जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो आई होप सो स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश पूरी करी है कि मैं आपकी जो थ्योरी पार्ट है उसको समराइज़ करके और जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको नोट डाउन करके आपको समझाऊं। और आई डोंट थिंक सो कि इसके बियॉन्ड BRS में और कोई ऐसी थ्योरी है जो कि रह गई हो, बट स्टिल अगर आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो डू लेट मी नो। आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम इसे अपकमिंग लेक्चर्स में और डिटेल में और अच्छी तरीके से डिस्कस कर सकें। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।